नमस्कार दर्शकों, साहित्य मन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष एक बार फिर उपस्थित हूँ आवारा मसीहा जीवनी लेकर, जो कि लिखी है विष्णु प्रभाकर जी ने। इस जीवनी के प्रथम पर्व के संपूर्ण भागों का वाचन पूर्ण हो चुका है और द्वितीय पर्व के भाग 1 से लेकर 12 तक का वाचन पूर्ण हो चुका है। इन दोनों पर्व के भागों का वाचन आप मेरे चैनल से प्राप्त कर सुन सकते हैं। अब हम शुरू करेंगे द्वितीय पर्व का भाग 13। छोटी रचनाओं के साथ साथ चरित्रहीन का सृजन बराबर चल रहा था और उसके प्रकाशन को लेकर काफ़ी हलचल मच गई थी। यमुना के संपादक फणेंद्र नाथ चिंतित थे कि चरित्रहीन कहीं भारतवर्ष में प्रकाशित ना होने लगे। प्रमथ नाथ बराबर आग्रह कर रहे थे कि यमुना के संपादक फणे बाबू कौन है मैं नहीं जानता, लेकिन उनका तुम्हारे ऊपर इतना जोर है कि हमारे इतने दिन के प्रणय के बीच में व्यवधान स्वरूप हो उठे हैं। यह देखकर मन ही मन ईर्ष्या होती है। फिर भी नई यमुना के प्रेम में पुरानों को एकदम भूल जाना उचित नहीं है। चरित्रहीन निश्चय ही चाहिए। इधर प्रमथ का ऐसा आग्रह था तो उधर साहित्य के संपादक रजिस्ट्री द्वारा चिट्ठियों पर चिट्ठियां भेज रहे थे। यमुना ने तो चरित्रहीन का विज्ञापन ही शुरू कर दिया था। ऐसी स्थिति में सैयद बड़ी परेशानी में पड़ गया। उसने प्रमथ को लिखा, वैशाख की यमुना में यह विज्ञापन गया है कि चरित्रहीन श्रावण से प्रकाशित करेंगे। इस हालत में मेरे कहने के लिए क्या बचा है नहीं जानता। क्यों तुमने मुझसे बिना पूछे हरिदास बाबू से यह प्रस्ताव कर दिया, यह मैं समझता हूँ। तुम जानते हो कि असाध्य ना होने पर मैं तुमको सब कुछ दे सकता हूँ। अब यह संकट किस तरह दूर होगा, यह निश्चय करना कठिन हो गया है। तुम मेरे कारण लज्जित होगे और बुरी स्थिति में पड़ोगे। इससे मैं दुविधा में पड़ गया हूँ। यमुना में छापना उचित है या नहीं, यह प्रश्न ही नहीं उठता। तुम्हारे मान सम्मान का प्रश्न ही असली बात है। जितना लिखा है उतना चरित्रहीन पढ़ने के लिए भेजने की बात सोचता हूँ। तुम यदि सचमुच ही समझते हो कि यह तुम्हारे पत्र में छपने योग्य है तो मैं तुम्हें छापने के लिए कह सकता हूँ। लेकिन यदि ऐसा नहीं है और केवल मेरे भले के लिए ही तुम उसे छापने की चेष्टा करोगे तो वह यह नहीं होगा। निरपेक्ष सत्य ही मैं साहित्य के क्षेत्र में चाहता हूँ। यदि इसमें कहीं भी कोई भी परिवर्तन चाहेगा तो वह नहीं हो सकेगा। केवल नाम देखकर ही तुम उसे चरित्रहीन मत समझ बैठना। मैं नीति शास्त्र का विद्यार्थी हूँ, सच्चा विद्यार्थी हूँ। पढ़कर लौटा देना और निसंकोच राय देना मेरा जो गंभीर उद्देश्य है, उसको मन में रखना और बटतले की किताब नहीं है। यह बटतले की किताब नहीं है। और उसने पांडुलिपि प्रमथनाथ को भेज दी। उन्होंने तुरंत पहुँच नहीं दी तो वह उतावला हो उठा और पत्र पर पत्र लिखने लगा। प्रमथ चरित्रहीन मिला कि नहीं, यह खबर भी नहीं दी। उसे पढ़ा कि नहीं, कैसा लगा, यही तुम्हारी निरपेक्ष
मत यही है कि यह अच्छा नहीं होगा तो जिससे अच्छा होगा वैसी कोशिश करूँगा। मैंने तुम्हें पहले ही लिखा था कि यह चरित्रहीन है, पटचक्र भेद नहीं है, केवल नीतिशास्त्र है और मनोविज्ञान है, धर्म नहीं। आखिर प्रमथनाथ का उत्तर आ गया। उन्होंने वह बहुत रुचिकर नहीं लगा कि उपन्यास के आरंभ में ही मेष की दासी को लाकर खड़ा कर दिया जाए। शरत ने बड़े विश्वास के साथ इसका उत्तर देते हुए लिखा, जो आदमी मेष की दासी को आरंभ में ही ला खड़ा करने का साहस करता है वह जानबूझकर ही करता है। तुम उसका अंत न जाकर उसको अर्थात सावित्री को मेष की दासी करके देखते हो। प्रमथ हीरे को कांच कहकर भूल करते हो भाई। काउंट तालस्ताय का रेजरेक्शन पढ़ा है। उनकी यह सर्वोत्तम पुस्तक एक साधारण वेश्या को लेकर है। हमारे देश में अभी तक उस कला को समझने का समय नहीं आया है। मैं अनावृत कहकर आर्ट को घृणा नहीं कर सकूँगा, लेकिन जिसमें यह कठिन अर्थों में नैतिक हो ऐसा उपसंहार करूँगा। इससे पहले यदि कोई इस विषय में ज़रा भी सतर्क कर देना, यानी कहता है कि दासी को लेकर शुरू करना ठीक नहीं, तो हो सकता है मैं दूसरे रास्ते पर जाने की चेष्टा करता। यह बात किसी ने ना कही। अब बहुत देर हो गई है। प्रमथ अब भी पांडुलिपि लौटाने के देर कर रहे थे और दूसरे पन्नों के आग्रह पर आग्रह आ रहे थे। दूसरे पत्रों के आग्रह पर आग्रह आ रहे थे। फणिपाल को डर था कि कहीं शरत किसी प्रलोभन में ना पड़ जाए, लेकिन शरत ने बार बार उनको यही विश्वास दिलाया कि चरित्रहीन यमुना में ही छपेगा। आखिर द्विजेंद्र लाल राय ने उसे पढ़ा और कहा, अत्यंत अश्लील रचना है, किसी अच्छे पत्र में नहीं छप सकती। भद्र समाज में यह उपन्यास प्रकाशित नहीं किया जा सकता। प्रकाशन हरिदास चट्टोपाध्याय ने भी उसे अनैतिक और प्रकाशन के अयोग्य बताया। इन सब बातों की चर्चा करते हुए प्रमथनाथ ने उसे लिखा, इसके प्रकाशित होने पर लोग निंदा करेंगे। तुम्हें इस तरह का अश्लील उपन्यास नहीं लिखना चाहिए था। यह पत्र पढ़कर वह उग्र हो उठा तो तुरंत चरित्रहीन लौटा देने का आग्रह करते हुए उसने लिखा, अंग विशेष लोगों को खोलकर नहीं दिखाते, यह मैं जानता हूँ, किंतु घायल स्थान भी नहीं दिखाते, यह नहीं जानता। समाज में यदि कोई डॉक्टर है जिसका काम घावों को चिकित्सा करना है, वह क्या किसी की सुनता है? जो पक गया है उसको बांधे रखना दूसरों के लिए देखने में अच्छा लग सकता है, लेकिन जिस आदमी के शरीर में घाव है उसको तो कोई सुविधा नहीं होती। केवल सौंदर्य सृष्टि के अतिरिक्त उपन्यास लेखक का और एक महत्वपूर्ण काम है। वह काम यदि घाव को देखना है तो वैसा करना ही होगा। ऑस्टिन, मैरी कॉरेली एवं सारा ग्रैंड ने समाज के अनेक घावों पर से पर्दा उठाया है, ठीक करने के लिए, केवल लोगों को दिखाकर भयभीत करने या मनोरंजन करने के लिए नहीं। तुमने लिखा है कि चरित्रहीन दूसरे के नाम से प्रकाशित करना, इससे सबसे अधिक दुख हुआ। मैं क्या इतना हीन हूँ? अच्छा बुरा जैसा भी है, इसका परिणाम मैं ही
भुगतना चाहता हूँ इतना कुरुचिपूर्ण है, तब तो निश्चय ही मेरे नाम से प्रकाशित होगा। नाम में क्या है, कौन यह लोभ करे? यह लोभ होता तो भाई चुप रहकर इतने दिन कष्ट न सहता। वह अद्भुत रूप से दृढ़ हो उठा, लेकिन वह यह भी जानता था कि छपने से पूर्व ही जिस पुस्तक की इतनी छिछालेदार हुई है, छपने के बाद निश्चय ही लोग उसकी तीव्र आलोचना करेंगे। उनका उत्तर देने के लिए उसने रिजरेक्शन के अलावा रविंद्रनाथ आदि साहित्यकारों की पुस्तकों के हवाले खोज दिए थे। वह जानता था कि क्रमशः प्रकाशित होने वाले उपन्यास को लेकर यदि वितरणावाद उठ खड़ा होता है तो उससे ग्राहक छूटते ही हैं, टूटते नहीं। ग्राहक जुटते ही हैं, टूटते नहीं। निंदा करने पर भी लोग पढ़ने के लिए उत्सुक रहते हैं, नहीं तो फीके रक्तहीन उपन्यास दिन रात छपते रहते हैं। उन्हें कौन पढ़ता है? और वह ठीक था। यमुना में जब चरित्रहीन का पहला अंक प्रकाशित हुआ तो इतना तूफान उठा जितना बहुत कम पुस्तकों को लेकर उठा होगा। फणींद्रनाथ पाल ने उसे तार दिया। चरित्रहीन क्रिएटिंग अलार्मिंग सेंसेशन। मन ही मन शरद इस बात से बहुत प्रसन्न हुआ। बंगाली उपन्यासों के उद्धरण दे देकर और भी तीव्रता से उसने अपना बचाव करना आरंभ कर दिया। प्रमथ को लिखा, मैं पूछता हूँ, उसमें है क्या? एक शरीफ घर की लड़की किसी भी कारण से हो, मैस की नौकरानी का काम करती है और एक शरीफ युवक इसके प्रेम में पड़ता है, फिर भी अंत तक उसकी कोई खास प्रश्रय नहीं मिलता। रविंद्रनाथ की चौखेर वाली मैं शरीफ घर की विधवा अपने घर में, यहाँ तक कि रिश्तेदारों में ही नष्ट हो रही है, फिर भी तो किसी ने छू तक नहीं की। बंकिम चंद्र के वसीयतनामे की रोहिणी की याद है? बस मेरे चरित्रहीन में ही सारा दोष है। जो कुछ भी हो, मैं यह स्वीकार नहीं करता, और ऐसा इसलिए नहीं करता कि मैं समझता कि चरित्रहीन में एक शब्द भी अनैतिक है। संभव है कुछ लोग इसमें कुरुचि देखें, पर लोग जो कह रहे हैं वह इसमें नहीं है। मैंने इसका नाम चरित्रहीन रखा है, इसलिए इसमें कुल कुंडलिनी चक्र जागृत करने की बात होगी, ऐसी आशा तो नहीं की जा सकती। जिसकी इच्छा हो वह पढ़ेंगे, जो नाम से घबराते हैं वह नहीं पढ़ेंगे। शरद ने अब अपने अंतर के साहित्यकार को पा लिया था। यहाँ ये पाठ पूर्ण होता है। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मैं आपसे फिर मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ, एक नए भाग्य को लेकर। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।